तो दोस्तों आज लेकर गए हैं साइंस से आपका जो है 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट, जो आज 13वां सेट चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से 13वां सेट है जो काफी इंपोर्टेंट है। किस चैप्टर से रखा गया है 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन? तो ये है अधातु एवं अधात्विक यौगिक और उसके उपयोग से। दोस्त 20 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जिसकी संभावना है आपको कि टेक्नीशियन ग्रेड में आए। तो दोस्त क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये जो सेट शुरू करते हैं उससे पहले आपको हम स्कोर कार्ड दिखाएंगे, क्योंकि आज हम स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर कार्ड है इसमें। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद दोस्त हम क्या करेंगे कि 20 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं उसे हम देखेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए फटाफट हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, कि किसने कितना नंबर लेके आया है, किसने अपना साइंस में जलवा बिखेरा है। चलिए तो दिखाते हैं आपको साइंस में। देख लीजिए, आज लड़की जो है सबसे नंबर 1 पे है और टॉप पे है, उसके जोड़ा में आज कोई नहीं है। 90% लेकर के आई है। जी हाँ, 20 में 18 नंबर लेके आई है, वो है फर्स्ट नंबर पे रूपा कुमारी। देख सकते हैं परसेंटेज आपका 90% यानी कि 18 नंबर है। चलिए 80% में ले लेते हैं नाम, फटाफट देरी नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर पे जो स्थान रखते हैं वो रेहान जो पूर्णिया से है। ठीक है, रेहान जो पूर्णिया से, अमित जो मसूरी से है, आपको विनय जो आपका मेरठ यूपी से है 75% में है, वाले का नाम ले लेते हैं 75% में नंबर 1 पे चल रहे हैं। विनय जो मेरठ यूपी से है, उसके बाद हरे राम जो है कुमार जो है ईस्ट चंपारण से है, उसका राजकुमार जो नालंदा से है। उसके बाद आपको बताते हैं कि शिवम जो 70% वाले का नाम ले लेते हैं फटाफट, जो राजकुमार जो हिल्स आपको बता ही दिया नालंदा से है। शिवम कुमार जो फैजाबाद से है, यूपी में पड़ता है। उसके बाद जो है सिंतु दे दिया है जो गया से है, ये 70% में है। दोस्त 70% में अभी और लोग शामिल है, तो फटाफट क्या करते हैं हम कि इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप भी देख लीजिए कि कौन है कौन नहीं। हाँ देख लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि सिंतु तो बता ही दिए हैं आपको। सिंतु जो है आपका क्या है कि 70% में शामिल है जो गया से है। ठीक है, उसी तरह से आपको बताते हैं कि शिवम वर्मा जो अयोध्या से है 70% में। चलिए उसके बाद आपको हम बताते हैं कि 65% में जो लोग शामिल है उनका नाम ले लेते हैं। 65% देख लीजिए, 65% में आपका श्रवण कुमार शाह जो कहां से है, बांका बिहार से है, 65% पे शामिल है। उसके बाद अश्वनी कुमार जो गया से है 65% लेकर के आए हैं। पवन मिल्कानी कहां से है, मुझे पता है, शायद आप लोगों को न पता हो तो इसलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि रेगुलर टेस्ट देते हैं। ये नैनीताल से है पवन मिल्कानी, ये भी 65% लेकर के आए हैं। उसके बाद रघुनाथ जो कन्नौज से है, ये भी 65% लेकर के आए हैं। उसके बाद चलिए हम बताते हैं 60% जो लेकर के आए हैं उनका नाम। तो 60% में नंबर 1 पे जो शामिल है वो है अवधेश कुमार जो मुरादाबाद यानी कि यूपी से है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 60% लेकर के आए दोस्त। उसके बाद महिमा सागर जो पटना से है, रेगुलर टेस्ट देती है, 60% में शामिल है। उसके बाद दिलीप कुमार जो नालंदा से है, ये भी 60% में शामिल है। ठीक है, तो अभी और बहुत सारे लोग जो क्या है कि 60% में आपका शामिल है। चलिए फटाफट जो है दिखा देते हैं नाम। 60% में। उसके बाद दिलीप जो मोतिहारी से है 60% में है। उसके बाद जो गौरव कुमार नालंदा से, ये भी 60% में है। उसके बाद आप लेकर के चलते हैं 55% में है। ठीक है, 55% वाले का नाम फटाफट ले लेते हैं दोस्त, कौन है कौन नहीं है। ठीक है, गौरव कुमार तो नालंदा से ही है जो क्या है कि 60% लेकर के है। ठीक है, उसके बाद चलिए 55% पे ले लेते हैं कि दीक्षित कुमार, ये भी क्या है कि 55% में नंबर 1 पे है। उसके बाद यह है मोहम्मद आरिफ जो कहा कि प्रतापगढ़ यानी कि यूपी से है, ये क्या है 55% में है। अमित यादव जो भागलपुर से है, ये भी 55% में है, 20 में 11 नंबर लेकर के है। उसके बाद मुनेन्द्र वर्मा जिला बदायूं यानी कि यूपी से है, ये भी 55% में है। दोस्त ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है, ये भी क्या है कि 55% में शामिल है आपका। उसके बाद आलोक कुमार जो कहां से है, चित्तौड़कोट से है, ये 55% लेकर के आए हैं, जो 20 में 11 नंबर लेकर के आए हैं दोस्त। ठीक है, चलिए उसके बाद और बताते हैं, और भी जो लोग हैं 55% में शामिल है, फटाफट नाम ले लेते हैं हम आपको। आलोक कुमार ये तो बता ही दिए है कि आलोक कुमार जी जो है क्या से चित्तौड़कोट से है। उसके बाद बताते हैं कि संजू कपूर जो पटना से है, रेगुलर टेस्ट देते हैं ये भाई। ठीक है, तो दोस्त मेहनत कीजिए, थोड़ा सा और मेहनत इंक्रीज कीजिए, अच्छा नंबर आएगा। उसके बाद बताते हैं कि राम लखन पंडित जो देवघर यानी कि झारखंड में पड़ता है वहां से है, यह भी 55% में शामिल है। उसके बाद संतोष कुमार जो मसूरी से है 55% में शामिल है। उसके बाद बता देते हैं कि आकाश यादव है। ठीक है, आकाश यादव है जो गया से है, यह भी क्या है कि 55% में शामिल है। अश्वनी पटना से, अश्वनी आप लगते हैं कि 2 बार दे दिए हैं। आपका एक्चुअल अगर मार्क्स देखा जाए दोस्त तो यही है, आपने सेकेंड टाइम
अटेम्प्ट करते हुए ऊपर गया है, ये गलत है। आप एक ही बार दीजिए टेस्ट, अपना देख लीजिए कि कितना हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं मार्क्स। 2 बार देने का मतलब ही नहीं है दोस्त, मेहनत कीजिए, मेहनत करके लाइए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं आपको। 55% में जो है राकेश जो घोसल्या से है, ठीक है, घोसल्या से है, सीकर राजस्थान में पड़ता है, जो आपका जो है 55% लेकर के आए हैं। उसी तरह से आपको बताते हैं कि अंकित जो रसूलपुर रोहतास यानी कि बिहार से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं दोस्त, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आपको, हाँ देख लीजिए उसके बाद जो है पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, अनिल कुमार जो सरोज यानी कि मुंबई से है, अक्सर हाँ जो है ये टेस्ट देते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्त ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो प्लीज जिन लोगों का नाम नहीं लिए दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे क्या होगा कि आपको ये स्कोर कार्ड क्या होगा कि दे दिया जाएगा, तो वहां से आप क्या कीजिएगा कि स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, जो लोग नए हैं या मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, उन्हें हम साथ बता देते हैं, उनको थोड़ी नॉलेज दे देते हैं, जानकारी देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्त जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि दोस्त मेरे चैनल पे क्या होता है कि प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है साइंस से रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस आपका 40 नंबर का पूछेगा, उस 40 नंबर को कवर हम करवा रहे हैं, 40 में 40 दिवाने का पूरा कोशिश हम करवा रहे हैं। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि चैनल से जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है। दूसरी नंबर बात, ये जो आप स्कोर कार्ड देखे हो ये बिल्कुल निःशुल्क में लिया गया टेस्ट है, मेरे द्वारा बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप भी टेस्ट दे सकते हैं, कैसे देंगे तो वीडियो के नीचे आज नया लिंक डाला गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर देखिएगा, इस नीचे में मोर लिखा होगा, उस पर टैप कीजिएगा, खुलेगा, उसके अंदर में जाइएगा तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल निःशुल्क है, टेस्ट दे लीजिएगा। आज नया लिंक डाल दिया गया है, तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, लेकिन ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट दे लीजिएगा, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये सब जो पढ़ा रहे हैं उस सबका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ही जुड़ना पड़ेगा, तो लिंक नीचे ही दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मोर जहां लिखा हुआ है उसको क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा, उसी में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, सब कुछ सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्त उसे शुरू करते हैं, ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। देख लीजिए 20वां क्वेश्चन से हम डायरेक्ट चलेंगे 1 नंबर क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कहा गया है आपको कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हंसाने वाली गैस के यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है, एलपी से लेकर एनटीपीसी तक के ये पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है कि हीलियम गैस को कहा जाता है, या दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को, या तीसरा आपको दे दिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड को, या चौथा दे दिया है कि मीथेन गैस को। किसे हंसाने वाली यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, लाफिंग गैस के नाम से जो जाना जाता है दोस्त वो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जान लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं कि हंसाने वाली गैस को नाम से यानी लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, जान लीजिए इस चीज को। इसका सूत्र जो होता है N2O होता है, क्या होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी आपको सूत्र भी पूछ देगा कि हंसाने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आराम से मार दीजिएगा N2O होता है, NO2 मत मार दीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मत मार दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है, NO2 मार देते हैं लेकर के, ये गलत है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा जाता है। जान लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड का आपका मेडिकल फील्ड में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल फील्ड में। तो इसकी खोज जो की थी वो प्रिस्टले ने की थी। किसने किया था? प्रिस्टले ने। कभी कभी पूछ देगा आपको कि लाफिंग गैस का खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले ने किया था। कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, नोट करते चलिएगा जो जो एक एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहेगा क्या है क्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि इनमें से कौन सी गैस जो है हमारे वायुमंडल में 78% हिस्सा का गठन करता है। जी हाँ, और कई जीवाणु के लिए जो है ये काफी अणु जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है, बहुत आवश्यक है। वो कौन सी गैस है? 78% हमारे वायुमंडल पाया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है, वैसे आप लोग जानते होइएगा, मुझे पता है कि कौन सा गैस है। जो लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग बेसिक से शुरू किए, उन्हें मैं बताता हूं कि क्या है क्या नहीं। पहला ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया है हीलियम दे दिया है, तीसरा नाइट्रोजन दे दिया है, चौथा ऑक्सीजन दे दिया है। तो कौन है हमारे वायुमंडल में जो
किसकी हिस्सा जो है आपको बता देते हैं कि 78% है। तो ये मेरा जो है थर्ड नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ना गैस की, वो वायुमंडल में जान लीजिए कि कितनी होती है, 78%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए कि वायुमंडल के बारे में हमको थोड़ा सा बता देते हैं, पॉइंट को नोट करते चलिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है आपका 78% तो हिस्सा है ही। ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है, ऑर्गन की जो है आपका 0.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे जान लीजिए, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि किस गैस को बल्ब में भरा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन गैस को जो है बल्ब में भरा जाता है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्योंकि यह क्या होता है कि निष्क्रिय गैस होता है। आर्गन गैस को भी भरा जाता है, फिल किया जाता है इसमें, लेकिन नाइट्रोजन से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में। तो नाइट्रोजन का क्वथनांक जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये पूछा गया है कि किस गैस को चिप्स में भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि नाइट्रोजन गैस को चिप्स, जो आलू का चिप्स होता है, पैकेट जानते होइएगा, भुजिया उजिया का चिप्स होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो दोस्त, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए, रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नहीं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि ऑक्सीकृत हो जाएगा और बहुत जल्द ही क्या होगा कि चिप्स खराब हो जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में न जाए और ऑक्सीकृत न करे, उसे खराब न करे। इसलिए क्या किया जाता है कि उसमें भरा जाता है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अमोनियम सल्फेट का जो है सूत्र क्या होता है। जी, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है एग्जाम। एक तो आपको जेई के एग्जाम में पूछ दिया 19 में, 18 में जो है आपको जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया। इंपॉर्टेंट है, पहले ग्रुप डी वाले उठाते हैं, फिर उसी को लेकर के जो है जेई के सवाल में डाल देते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन ही डायरेक्ट सही बताते हैं कि दोस्त ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, NH2 का होल ट्वाइस इंटू SO4। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप ये सेकेंड नंबर मत मार दीजिए कि NH4SO4 होता है, नहीं, होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कहने का मतलब ब्रैकेट घेर करके सल्फर का जो 2 उसका होता है वो गुना में आ जाता है नीचे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, होल ट्वाइस वही होता है। तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 ये क्या होता है कि अमोनियम सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र होता है, और ये पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको कंफ्यूज में मत रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि NO2 का धूम्र यानी फ्यूमस का रंग कैसा होता है। जी हाँ, NO2 का, NO2 मतलब क्या, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, हंसाने वाली गैस नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यही 2 जो है आपको ध्यान लीजिए कि अगर N के बाद अगर 2 लगता है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है। तो इसका रंग कैसा होता है ये हमको जानना है कि क्या कैसा होता है कैसा नहीं। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या दे दिया है कि यह भूरा होता है, या दूसरा दे दिया है कि पीला होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि हल्का पीला होता है, या चौथा दे दिया है कि लाल होता है। दोस्त, किस कलर का होता है NO2 जो होता है। सो ध्यान रखिएगा, NO2 जो होता है ना वो हल्का लाल और भूरे कलर का होता है। तो लाल तो यहाँ दिया नहीं है, लाल हल्का लाल होता है। ध्यान रखिए, पूरा लाल नहीं होता है, लाल ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन लाल मत मारिएगा, हल्का लाल भूरे कलर का। भूरा रंग तो दिखे होइएगा, हल्का लाल कलर का होता ही है, तो हल्का लाल होता है, भूरा कलर का होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये, तो पूछे जाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, तो इसको कंफ्यूज में मत रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है। जी हाँ, अधातुओं का जो है सबसे ज्यादा उपयोग, व्यापक उपयोग मतलब क्या, सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए, कहां किया जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि जल जो है क्वथनित्र में यानी कि बॉयलर में किया जाता है, जल का जो बॉयलर होता है उसमें किया जाता है, या दूसरा खाद में किया जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि हवाई जहाज में किया जाता है, या चौथा दे दिया कि मशीनरी यंत्र के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, जितने भी लगभग आपको हम बता देते हैं कि अधातु जो होते हैं उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो दोस्त अगर किया जाता है तो वो खाद में, उर्वरक में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन खाद जानते हैं, नाइट्रोजन जो है आपको यूरिया जो मिलता है 78% लिखा होता है, खाद्य रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस जिससे फास्फोट जो है आपको खाद बनता है, सबसे ज्यादा इसमें जो है होता है इस्तेमाल। तो फास्फोरेट, ये सब क्या है कि दोस्त अधातु है, और ये सभी का यूज जो है दोस्त कहां किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एक तीखी गंध होती है। जी हाँ, बहुत तीखा स्मेल करेगा, दूर से ही स्मेल कर जाता है, काफी तीखा। आप अगर जाइए तो बता देते हैं कि तीखा काफी स्मेल करता है, कौन होता है, किसका तीखा स्मेल होता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि अमोनिया का, या दूसरा आपको दे दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, या तीसरा दे दिया है कि ऑक्सीजन का, और चौथा आपको दे दिया है क्या क्या हाइड्रोजन का। किसका तीखा गैस मतलब स्मेल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीखा स्मेल जो होता है ना, ये आपका फर्स्ट नंबर अमोनिया का। अभी धान का सीजन चल रहा है ना, धान के खेत में अमोनिया भी डाला जाता है, गेहूं के खेत में अमोनिया डाला जाता है। तो जब जाइएगा खेतों में तो क्या होगा कि दूर से ही तीखा स्मेल करेगा, बहुत तीखा, मतलब अजीब तरह का स्मेल करता है ये अमोनिया जो होता है। तो अमोनिया खाद जब लाने जाइएगा तो खाद के दुकान में मतलब जब खरीदिएगा तो देख लीजिएगा, बहुत तीखा स्मेल करता है ये। तो अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया जो है बिल्कुल तीखा स्मेल करता है। ये मेरा क्या है कि करेक्ट आंसर है। अब जान लीजिए कि अमोनिया का उपयोग जो है आपको खाद्य के रूप में, यूरिया के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है। जैसे आपको बता दिए कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। अमोनियम सल्फेट तो खास करके ज्यादा ही अमोनिया होता है उसमें। आपको इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि अमोनिया का कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ के कारखाने जानते हैं ना, उसमें भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है, उसको फ्रीजिंग के रूप में। दूसरा नंबर जान लीजिए कि आपका जो फ्रीजर होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रिज, उसमें भी अमोनिया का प्रशीतक के रूप में, फ्रीजिंग रेफ्रिजरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जा सकता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया का सूत्र, अमोनियम का NH4, अमोनिया का NH3, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर तापीय अपघटन हो रहा है, उसमें अमोनिया है, तो अमोनियम नाइट्रेट है रखा हुआ, तो वो फिर क्या उत्पन्न करेगा। एलपी ऑटोक्रेशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या उत्पन्न करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि अगर तापीय अपघटन में अमोनिया नाइट्रेट अगर रखा हुआ है ना, तो ये सेकेंड नंबर नाइट्रस ऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। हंसाने वाली गैस जो होती है और जल उत्पन्न करता है। तो हंसाने वाली जो लाफिंग गैस होता है उसको अलग जो है कर लिया जाता है, जल को एक अलग साइड में कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाला लाफिंग जो गैस होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये भी पूछता है कि अमोनिया जो है किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अमोनिया जो होता है वो हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है। पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है, हम लोगों को छोड़ना नहीं है। किसी भी तरीका से दोस्त पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि लेड नाइट्रेट जो जोरदार ढंग से गर्म करते हैं, मतलब जोरदार ढंग से कहने का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। तो गर्म करते समय क्या होता है कि लाल भूरे रंग का जो है गैस निकलता है, उसको क्या कहते हैं। हम आपको इससे पहले ही क्वेश्चन बता दिए हैं कि लाल भूरे रंग का जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, N2O जो बताए थे ना कि उसका रंग कैसा होता है, तो वही लाल भूरा, हल्का लाल भूरा होता है, ध्यान रखिएगा, यानी ब्राउन कलर का ही होता है। तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O होता है, NO2 होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ध्यान रखें, N2O नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा वो, फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, आप मार दीजिएगा कुछ और हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ओजोन में जो है ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। जी हाँ, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं ये बताना है। तो ये तो सब जानते हैं, बच्चों वाली बात है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो दोस्त ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है। तो ऑक्सीजन उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कितने परमाणु होंगे ऑक्सीजन के, सिंपल सी बात है कि 3 ही होंगे। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, जबकि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है ये। तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा जा सकता है। अब चलिए इससे आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको वो बताते हैं। तो पॉइंट को इसको नोट करके रखिएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। तो O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन कितने, 2 होंगे, तो 2 ही परमाणु मौजूद होंगे। तो 2 परमाणु मौजूद होते हैं। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है, सोच लीजिए, इतना इजी पूछता है, आप लोग तो ऐसे मार दीजिएगा। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि यह पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या जो होता है 32 होता है। कैसे होता है पता लीजिए, बता देते हैं आपको कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, जो परमाणु भार होता है वही परमाणु द्रव्यमान होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि भार कह देगा कंफ्यूज हो जाएगा, द्रव्यमान कह देगा कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं। परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार दोनों एक ही होता है। तो आपको बताते हैं
कि 8 होता है परमाणु संख्या, उसका डबल कीजिएगा लगभग 20 तक के जाइएगा तो उसका डबल ही हो जाता है। ठीक है, तो 8 दूना 16 होता है। कितने अणु होते हैं इसमें? तो 2 अणु है तो 8 दूना 16 होता है। 16 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 32 होता है, क्योंकि परमाणु भार पूछ रहा है ना हमको। तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 इसका परमाणु भार या द्रव्यमान कहिए वो होता है, पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं, ये पूछा गया है। तो एक दोहरा संयोजक बंधन होता है, ऑक्सीजन 2 होता है तो 2 संयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, 2 तरह से बनाता है संयोजक बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज किस में होते हैं हम आपको ये बता देते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल की शुद्धिकरण में और जल की कठोरता में, अब दोनों में कंफ्यूज है। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि आपको दे देता कि जल की शुद्धता किससे की जाती है या जल शुद्ध किसके द्वारा की जाती है, तो आप जो है कुछ और मार देते। लेकिन कठोरता कह रहा है, तो जल की कठोरता और जल का शुद्धिकरण दोनों एक अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। हम बताएंगे आपको कि जल की शुद्धिकरण जो होता है, शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है जल में, और जल की कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ जल की कठोरता कह रहा है, तो कठोरता को हमको दूर करना है तो उसमें क्या डाला जाएगा जो जल की कठोरता दूर हो जाएगी। ध्यान रखिए, ऑप्शन देख लीजिए, धोबन सोडा डाल सकते हैं, या आपको दे दिया है कि साधारण नमक डाल सकते हैं, या पीओपी डाल सकते हैं, या चौथा आपको दे दिया है कि विनेगर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं जिससे जल की कठोरता दूर हो जाए। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए दोस्त डाला जाता है, ये फर्स्ट नंबर धोबन सोडा। क्या डाला जाता है? धोबन सोडा डाला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान रखिएगा, जल का 10 अणु इसमें मौजूद होता है, तो 10 जल के अणु मौजूद होता है NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है। कभी कभी आपको क्या होगा कि रासायनिक सूत्र में पूछ देगा कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NO2CO3 इंटू 10H2O। अब ध्यान रखिए कि धोबन सोडा आपका सिर्फ जो है जल की कठोरता को दूर करने में ही उपयोग नहीं किया जाता, आपको हम बता भी देते हैं कि कहां कहां उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कांच के जो फैक्ट्री जो होता है उसमें भी धोबन सोडा का यूज किया जाता है। साबुन जो होता है, साबुन का उद्योग जो होता है, फैक्ट्री होता है, उसमें भी उपयोग किया जाता है साबुन के। कागज का जो फैक्ट्री होता है दोस्त, उसमें भी धोबन सोडा का यूज किया जाता है। तो दोस्त इतने सारे उपयोग जो है आपका धोबन सोडा का उसमें यूज किया जाता है। अब आपको हम बता देते हैं कि हम आपको बताए थे कि जल को शुद्ध करने के लिए, जल में जो जीवाणु पनप जाते हैं तो उसको शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो दोस्त उसमें मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा भी जाता है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा जो है यानी कैलोरी वैल्यू जो होता है वो सबसे अधिक होता है, किस गैस का होता है? जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला दे दिया कि हाइड्रोजन गैस का, दूसरा दे दिया है एलपीजी का, तीसरा आपको दे दिया है कि प्राकृतिक गैस का, या चौथा दे दिया है मेथेन का। किसका कैलोरी वैल्यू जो है इसमें सबसे अधिक होता है? जी हाँ, बता सकते हैं। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं एलपीजी तो ये गलत है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि किसकी कैलोरी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू इसकी होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी में होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप। चल लीजिए, इससे जो पॉइंट आपको बता देते हैं हाइड्रोजन से कि क्या क्या पूछा जाता है। हाइड्रोजन से ये पूछ देगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन होता है, तो 3 समस्थानिक होता है, नाम याद रखिएगा। ट्रिटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और प्रोटियम होता है। 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम 1H2 होता है ना, तो उसके पावर में कितना है? 2 है, तो द्रव्यमान से क्या क्या होगा? 2 होगा। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया, हो सकता है ट्रिटियम का पूछ दिया, हो सकता है प्रोटिनियम का पूछ दे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों जो है इंपोर्टेंट है, या समस्थानिक ही पूछ देगा, दे देगा निम्नलिखित में जो कौन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो मुंह मतवा दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? जी हाँ, सभी अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके
कौन सी गैस उत्पन्न करती है ये बताना है। इंपॉर्टेंट है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है, सीबीटी 2 में कई बार जो है पूछा जा चुका है, इसलिए कंफ्यूज मत होना है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, या दूसरा दे हाइड्रोजन गैस, या तीसरा आपको दे दिया है कि नाइट्रोजन गैस, या चौथा दे दिया ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकलता है? जितने भी अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जितने भी अम्ल हैं अगर वो धातु से अभिक्रिया करते हैं, मेटल से अभिक्रिया करते हैं, तो दोस्त वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस। अब इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ अम्ल की ही बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जल की भी। जो भी धातु जल से अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अम्ल और जल, याद रखिएगा इस चीज को। जितने भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस निकालेगा, जितने भी धातु जल से अभिक्रिया करेगा वो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जल की भी बात हो रही है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि केवल वे धातु जो पानी से क्या है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, मतलब पानी से हाइड्रोजन को अलग कर सकता है, वो धातु की प्रक्रिया की क्षमता जो होती है वो डैश होती है, क्या होती है ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मतलब कौन सा धातु होगा जो क्या होगा कि जल से अगर अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को वो अलग कर देगा, वो कौन सा धातु होगा, तो ये बताना है। पहला देख लीजिए कि क्या वो जो है हाइड्रोजन के नीचे वाला धातु होगा जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को अलग कर सकता है, या दूसरा दे दिया है कि नहीं वो हाइड्रोजन के ऊपर वाला हो सकता है, या तीसरा दे दिया कि नहीं ऊपर नीचे कोई हो चल जाएगा, या चौथा आपको दे दिया है कि धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्या ये सच है? तो क्या है, कौन सा धातु है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को अलग कर देता है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी धातु हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो अगर जल से अभिक्रिया करते हैं दोस्त, तो वो क्या होगा कि हाइड्रोजन को अलग कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए आपको जल से ही जो है कितना आप पकड़ा गया है, तो पूछा जाता है, इसको कंफ्यूज में मत रहना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दे दिया है कि विस्थापन अभिक्रिया का है, या दूसरा आपको दे दिया है कि संकलन अभिक्रिया का है, या तीसरा आपको दे दिया कि मिश्रित अभिक्रिया का है, या चौथा दे दिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसका उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, वनस्पति तेल का जो उदाहरण है ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संकलन, मतलब एडिशनल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछा जाता है हाइड्रोजनीकरण जो है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि माचिस की तिल्ली में डैश होते हैं। माचिस की तिल्ली में क्या होता है? तो हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि दोस्त माचिस की तिल्ली में क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, सल्फर है, दूसरा आपको दे दिया है कि फास्फोरस है, तीसरा मैग्नीशियम दे दिया, और चौथा आपको दे दिया है पोटेशियम। तो माचिस की तिल्ली में होता क्या है दोस्त? माचिस की तिल्ली में ये सेकेंड नंबर फास्फोरस रखा होता है, फास्फोरस लगा होता है माचिस की तिल्ली में, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस दो तरह का होता है, एक तो लाल फास्फोरस होता है, एक श्वेत फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस को जो है माचिस के तिल्लियों में हम लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें है, श्वेत फास्फोरस के बारे में भी आपको हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ताकि क्यों मतलब किस लिए पानी में रखा जाता है, पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला देख लीजिए कि खराब होने से बचने के लिए फास्फोरस को पानी में डाल देते हैं, नहीं। दूसरा दे दिया है कि क्या आग पकड़ने से बचने के लिए, तो जी हाँ बिल्कुल सही है कि आग पकड़ लेता है, इससे बचने के लिए फास्फोरस को पानी में डाला जाता है। ध्यान रखिए, किस फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को या श्वेत फास्फोरस को, किस फास्फोरस को दोस्त पानी में डालते हैं, पहले ये जान लीजिए। आपको हम बता ही दिए कि फास्फोरस क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक लाल फास्फोरस होता है, एक श्वेत फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस को तो माचिस में यूज करते हैं, तो वो तो ऐसी हवा में रहता है, क्या वो जलता है? नहीं, पानी में रखेंगे तो ऐसे ही नहीं जलेगा। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, पानी में। श्वेत फास्फोरस को क्यों रखा जाता है ये ध्यान रखिए। आपको हम बता देते हैं कि श्वेत फास्फोरस जो होता है दोस्त, वो एक मोम जैसी मुलायम होती है, मोम की तरह मुलायम होती है, ठीक है।
तो उसको क्या होता है कि जब प्रकाश में लाइएगा, लाइट में लाइएगा, तो उसका कलर येलो हो जाता है और लगभग 30 से 35 डिग्री पर स्वतः जल उठता है, वो ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, उसको जो है पानी में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस का आपको कमाल बताते हैं कि लोग जादू दिखा करके इसको पैसा कमाते हैं। गांव घर में आते होंगे दिखाने के लिए कि जादू है, एक बार मिट्टी उठाता होगा, रगड़ करके फू उड़ जाता होगा एकदम क्या आग, तो कहते हुए अरे ये तो फूंक मारकर आग निकाल दिया। अरे दोस्त, वो आग जादू से नहीं निकलता है, वो केमिकल का कमाल है, केमिकल रिएक्शन का कमाल है। श्वेत फास्फोरस होता है जो वायु के कांटेक्ट पे आने पे ही जलने लगता है। ध्यान रखिएगा, वायु के कांटेक्ट पे आने पे ही जलने लगता है। वो इसलिए क्या किया जाता है, उसका जो है आपको जादू दिखाने वाले लोग जो है आपको बेवकूफ बनाते हैं। गांव के लोग तो उतना जानते नहीं है कि क्या फास्फोरस होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। पूछा भी गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि हवा में जो स्वतः जल जाता है उसको पानी में, मतलब फास्फोरस जो होता है वो हवा में जल जाता है, उसको पानी में क्यों रखा जाता है, ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है कि फास्फोरस का रासायनिक जो तत्व हो उसका क्या होता है, कि संकेत क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो पी होता है, उसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो 15 होता है, ये तो पता है। तो ये पूछा गया है दोस्त, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन बता देते हैं डायरेक्ट आपको कि क्या है क्या नहीं है। देखिए फास्फोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही बताते हैं कि ये H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड का। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये चीजें, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दे दिया कि ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस रूप में निरूपित किया गया है। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का इसमें से रासायनिक सूत्र कहिए, कि कभी कभी पूछेगा, ये पूछने का तरीका है कि किसे निरूपित करते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये फर्स्ट नंबर COCl2, ध्यान रखिए COCl2, या कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरीन हमेशा 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, कैल्शियम 1 होगा। या दूसरे तरीका से फॉर्मूला आपको दे सकता है कि CaOCl into Cl, CaOCl into Cl, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्लोरीन 2 कहाँ है, 2 कहाँ लगा हुआ, तो रट के मत जाइएगा। ध्यान रखिए 2 क्लोरीन हमको होना चाहिए, तो 2 क्लोरीन कैसे होना चाहिए, कैसे भी करके। ऑक्सीजन 1 है, कैल्शियम 1 है, तो ये पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर अगर बनाना है आपको तो किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला दे दिया है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा दे दिया है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा आपको दे दिया है कि हाइड्रोजन, और चौथा दे दिया क्लोरीन गैस का। किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दोस्त ये 4th नंबर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर आखिर बनता कैसे है। तो आप शुष्क चूना जानते होइएगा, बुझा हुआ चूना जो होता है सो, तो वो बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है ना, आपको दिखा ही देते हैं, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। जब इसको क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। पहले तो जान लीजिए कि ये बुझा हुआ चूना जो है COH जो है, इसको जो 40 सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म किया जाता है। उसके बाद जो इसको प्रवाहित किया जाता है किस पे, क्लोरीन गैस पे, प्लस Cl2 है ना, तो उसको प्रवाहित किया जाता है। बुझा हुआ चूना को गर्म करके क्लोरीन गैस पे प्रवाहित किया जाता है। तब क्या होता है कि हमें जो है व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, CaOCl into Cl, और जल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इस तरह से क्या होता है कि व्यंजक चूर्ण जो है हमको प्राप्त किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी ब्लीचिंग पाउडर दे दिया है तो कभी जो आपको जो व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर दे दिया, व्यंजक चूर्ण दे दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लीचिंग पाउडर को ही व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, रोगाणु मुक्त पेयजल यानी कि जल में जो कीटाणु पनप जाते हैं उस कीटाणु को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, या शुद्ध जल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम आपको चर्चा कर दिए थे कि शुद्ध जल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। कठोर जल को जो है
इस कठोर जल में किसका इस्तेमाल करते हैं, ये तो बता ही दिए, उसी समय आपको बता दिए थे। तो ये इसमें है कि पेयजल जो होता है रोगाणु मुक्त होता है, वो सब कीटाणु उसमें होते हैं, तो उसको स्वच्छ जल बनाने के लिए इसमें से किसका यूज करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र आपको बता ही दिए हैं, आप आराम से मार सकते हैं। क्या होगा ये सेकेंड नंबर, CaOCl2, CaOCl2 या CaOCl into Cl, ये भी दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फिर कह दीजिएगा कि गड़बड़ हो गया, कहां से क्या हो गया क्या नहीं हो गया, रोने मत लगिएगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, अगर जल के साथ उसको मिला भी दे तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या तीसरा आपको दे दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, या चौथा क्लोरीन गैस। तो ध्यान रखिए सबसे अधिक मात्रा विरंजक चूर्ण में किसकी होती है, CaOCl into Cl में क्लोरीन गैस की होती है, क्लोरीन की होती है, तो क्लोरीन गैस ही मुक्त करेगी। ये फोर्थ नंबर में ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि ये आपका सेट 13 का 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए जो लोग दोस्त टेस्ट नहीं दिए हैं फटाफट अब क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट मत छोड़िए, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए मिस मत कीजिए टेस्ट को, आप टेस्ट देते रहिए। ठीक है, और अगर चैनल लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए लगता है कि अच्छा है, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नौकरी तो लेना ही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आते हैं। ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए, जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं पहले से फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भेज दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।